हाय स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम नए लेसन के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। तो पहले डी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद जो है एफ ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन हम करेंगे। अब डी ब्लॉक तत्व, तो सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि डी ब्लॉक तत्व होते क्या हैं। तो पिछली कक्षा में 11 में भी आपको ये बताया जा चुका है कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पाते हैं उनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वह तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रवेश पाते हैं उन्हीं को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम 21 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। तो ये जो है इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो हम देख पा रहे हैं कि डी सबसेल में डी उपकोष में प्रवेश पा रहा है, अर्थात ये जो है स्कैंडियम डी ब्लॉक का तत्व है। तो ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो ऐसे, या हम संक्रमण तत्वों के लिए भी कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पाते हैं या डी उपकोष में भरे जाते हैं उन्हीं को संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। पर यहाँ पर जो है जिंक, कैडमियम और मरकरी, पारा, ये तत्व ऐसे हैं जो कि डी ब्लॉक के तत्व तो हैं पर इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ये तत्व ऐसे हैं, डी ब्लॉक तत्व इनको माने जाते हैं, कहा जाता है, पर ये कौन से तत्व नहीं है? संक्रमण तत्व नहीं है। तो ये संक्रमण तत्व क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि क्या कारण है जिंक, कैडमियम या मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है, या जो है जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। यहाँ कारण इसका स्पष्ट कीजिए कि क्या कारण है जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, या जिंक, कैडमियम और मरकरी ये संक्रमण तत्व क्यों नहीं है? तो इसका रीजन ये है कि इसके जो डी सबसेल हैं, डी उपकोष है, इसमें क्या होता है? पूर्ण रूप से भरा होता है। इसमें जो डी उपकोष है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? जिंक में या इसमें हो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होते हैं। तो इसमें जो होता है, जैसे जिंक की बात करें हम, इसमें क्या है? 3d10 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अर्थात डी उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन के कारण से ये डी ब्लॉक का तत्व तो है पर संक्रमण तत्व नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है संक्रमण तत्व वही होते हैं जिनमें जो होता है जो ये डी सबसेल हो वो अपूर्ण हो, मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ ना हो, तो वही क्या होगा? संक्रमण तत्व है। क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी इनमें जो डी उपकोष होता है वो फुलफिल्ड होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं है। बाकी जो भी तत्व, जैसे स्कैंडियम की बात करें, मैग्नीज की, आयरन की बात करें, तो इसमें क्या होता है? डी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं पर वो फुलफिल्ड नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं, इसलिए वो डी ब्लॉक के भी तत्व हैं और संक्रमण तत्व भी हैं। जबकि ये डी ब्लॉक का तत्व तो है पर ये संक्रमण तत्व नहीं है। उसका रीजन ये है कि क्योंकि इसके जो डी, चाहे वो जिंक हो, चाहे कैडमियम हो या फिर मरकरी हो, इनके डी सबसेल जो होते हैं पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो ये हो गया डी ब्लॉक तत्वों के बारे में। अब इसके बाद डी ब्लॉक के तत्व
हम जानते हैं कि ये इनको कहाँ रखा गया है, इनको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य स्थान दिया गया है। संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य इनको क्या किया गया है, रखा गया है। इनमें मुख्य रूप से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 समूह के जो तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व हैं। अब इसके बाद हम डी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन करते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणधर्म, डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणधर्म। तो इसमें इसके गुणधर्म को जानने से पहले हम जान लें कि डी ब्लॉक तत्व जो हैं, डी ब्लॉक तत्वों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में क्या किया गया है, वो विभाजित किया गया है। डी ब्लॉक तत्वों को कितने श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। जो प्रथम श्रेणी है, प्रथम श्रेणी या इसको कहा जाता है 3D श्रेणी, 3D श्रेणी जिसमें स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के तत्व आते हैं 3D श्रेणी में। इसके बाद है सेकेंड श्रेणी है जिसको 4D सीरीज कहा जाता है। 4D सीरीज में जो है वो इट्रियम से लेकर के वो कैडमियम तक के तत्व आते हैं। इट्रियम से लेकर के कहाँ तक के तत्व, कैडमियम। और जो थर्ड श्रेणी है, थर्ड श्रेणी में लैंथेनम से लेकर के वो आपका इसको 5D श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी कहा जाता है, 5D श्रेणी। इसको लैंथेनम से लेकर के कहाँ तक है, मरकरी। 6D श्रेणी जिसको 4th श्रेणी कहते हैं वो है एक्टिनियम से लेकर के कोपेनिशियम CN तक, या इनके परमाणु क्रमांक लिखें 30, यहाँ 39 से लेकर के 48, यहाँ 57 से लेकर के मरकरी कितना होता है 80, और इसका 89 से लेकर के 100 कितना 12। अर्थात प्रथम श्रेणी जो 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी में जिसको स्कैंडियम कहा जाता है, 3D श्रेणी प्रथम श्रेणी स्कैंडियम से जिंक तक, अर्थात 21 से 30 तक के तत्वों को 3D श्रेणी। इसके बाद सेकेंड जिसको द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी कहते हैं, इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक जिसमें 39 से 48 तक के तत्व हैं। इसके बाद थर्ड श्रेणी है जिसको 5D श्रेणी कहते हैं, जिसमें लैंथेनम से लेकर के मरकरी तक के तत्व हैं, अर्थात 57 से लेकर के 80 तक के तत्व हैं। और इसके बाद चौथा है जिसको 6D श्रेणी कहते हैं, उसमें एक्टिनियम 89 89 से लेकर के कोपिनिशियम अर्थात 112 तक के तत्व सम्मिलित हैं। तो ये डी ब्लॉक तत्वों का विभाजन हो गया। तो कितनी इसकी श्रेणियां हैं, कुल मिलाकर के 4 श्रेणियों में इनको क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। वो है 3D, 4D, 5D और क्या है 6D। इसके बाद अब हम ये डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सामान्य गुणधर्म क्या हैं, इसमें पहला है सामान्य गुणधर्म धात्विक गुण, धात्विक गुण, मेटालिक प्रॉपर्टी। धात्विक गुण, तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये उच्च तनन क्षमता वाले और जो होते हैं उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक वाले क्या होते हैं, तत्व होते हैं। इनके जो होते हैं गलनांक क्वथनांक की समानता क्या होते हैं, उच्च होते हैं। उच्च तनन शक्ति वाले क्या होते हैं, सभी तत्व जो होते हैं वो धात्वीय हैं। सभी के सभी जो हैं ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वे सभी क्या हैं, धात्वीय हैं। इसके बाद है यहाँ, इसके बाद हम बात करते हैं इसके परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या।
डी ब्लॉक तत्वों की परमाणु एवं आयनिक जो रेडियाई होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है। इसकी देखिए, डी ब्लॉक तत्वों की जो परमाणु त्रिज्याएं होती है, सामान्यतः यदि हम 3D का अध्ययन करें उसमें क्या है, इसमें 3D से रेडी का, तो इसमें तत्वों का क्या होता है, स्कैंडियम से लेकर के जब हम जिंक तक का अध्ययन करते हैं तो सामान्यतः ये मिलता है कि पहले जो होता है वो जो तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या होती है, तत्व की परमाणु त्रिज्या जो होती है पहले वो घटती है और फिर लगभग बराबर रहती है, और उसके बाद उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। सामान्यतः स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक जो ये परमाणु त्रिज्या होती है उसमें क्या होती है, पहले कमी आती है, फिर यहाँ से लेकर के लगभग निकेल तक क्या होती है, वो बराबर रहती है, और इसके बाद आगे जो होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। पहले स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक क्या होता है, परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, फिर क्रोमियम से लेकर के निकेल तक लगभग होता है, ये क्या होती है, परमाणु त्रिज्या बराबर रहती है, और फिर निकेल के बाद जो होती है वो परमाणु त्रिज्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब इसका रीजन क्या है कि ये इस प्रकार से नहीं, तो जैसे एस ब्लॉक या पी ब्लॉक तत्वों में सामान्यता ये पाया गया कि जो होता है सेल की संख्या, क्योंकि इसमें सेल की संख्या तो बढ़ेगी नहीं, तो उसमें क्या होता था, जैसे हम ऊपर से नीचे आते थे तो उसमें देखा जाता था कि परमाणु त्रिज्या में क्या होती थी, वृद्धि होती थी। यहाँ क्या है कि यहाँ इसमें क्या है, देखा जा रहा है कि पहले परमाणु त्रिज्या में कमी आ रही है, फिर लगभग बराबर है, और फिर उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हम समझे, सेल बना लेते हैं। ये क्या हो गई, वो सेल हो गई। और इसमें ये हमारा कौन सा सेल है, फोर्थ सेल है, और हम जानते हैं कि इसमें जो होता है, जो यहाँ डी सब सेल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो ज़्यादा प्रवेश पाते हैं, फोर्थ वाले में प्रवेश पाएंगे नहीं। तो इसका रीजन क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या पहले क्या होती है, घटती है, फिर बराबर रहती है, फिर उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसमें ये होता है कि यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते हैं, इसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश होने के कारण से यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण होता है वो नाभिक की तरफ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पर एक और वर्क करता है जिसको कहते हैं सामान्यतः सिल्डिंग इफेक्ट, जिसको सामान्यता जो है हम रुकावट का कार्य करते हैं। तो वहाँ पर वो जो रुकावट होता है वो रुकावट थोड़ा कमजोर किस्म का पाया जाता है, जिसके कारण से यहाँ ये जो होता है ये इसकी तरफ क्या होता है, मूव हो जाता है, जिसके कारण से जो साइज होती है वो क्या हो जाती है, वो घट जाती है। इसके बाद क्या होता है, फिर हम देखते हैं, जैसे आपको बताया गया क्रोमियम से लेकर के निकेल तक, क्रोमियम से लेकर के निकेल तक साइज जो होती है लगभग क्या रहती है, बराबर रहती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाते हैं तो इसके कारण से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि होने के कारण से यहाँ जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है, वो शिल्डिंग इफेक्ट जो करता है, जो रुकावट होता है अर्थात रोकने का कार्य करता है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर लगभग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण से जो साइज रहती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाता है, जिसके कारण से जो साइज होती है वो लगभग क्या रहती है, बराबर रहती है। फिर निकेल के बाद जो होता है इसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जैसे स्कैंडियम से लेकर के यहाँ मतलब डिक्रीज होगा, घटेगा, फिर यहाँ लगभग क्या बराबर, और फिर इसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो कारण ये है कि यहाँ पर जो डी सबसेल होता है, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसमें जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बढ़ जाती है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और इस पर हम जानते हैं निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज होने के कारण से यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगता है, रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण होने लगता है, और प्रतिकर्षण के कारण से ये क्या करता है कि इसको ये भगने लगता है, और जब ये भगने लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर
मूव करने लगे, भगेगा, रिपल्सन होगा, तो इस कारण से जो साइज होगी उसमें क्या आ जाएगी, थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। तो इस कारण से निकिल के बाद जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ने के कारण से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है, जिसके कारण से उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसके बाद हम देखिए एक चीज भूल गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में नहीं बताया गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डी ब्लॉक तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो n-1 D1 to 10 और ns1 to 2 होता है। डी ब्लॉक तत्व का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो n-1 D1 to क्या 10 और ns क्या होता है 1 - क्या होता है 2 होता है। तो n जो होती है आपकी, मतलब आपको बताया गया है मुख्य क्वांटम संख्या होती है, तो इसमें हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या से यहाँ जो डी में इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमेशा एक क्या रहेगा, कम रहेगा। अब कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम 21 क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 या लिख सकते हैं 3d1 और क्या हो जाएगा 4s2। इसको हम अथवा करके भी लिख सकते हैं। आर्गन के बराबर किया जा सकता है। आर्गन कितना हो जाएगा 18 होने का मतलब जो है यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद 3d1 और क्या हो जाएगा 4s2। इसके बाद अगले का रहेगा स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद क्या होता है टाइटेनियम। टाइटेनियम कितना होता है 22। तो 22 का क्या हो जाएगा Ar आर्गन हो जाएगा। इसके बाद 3d क्या हो जाएगा 2 4s2। फिर जो है वेनेडियम 23, तो इसका क्या हो जाएगा Ar आर्गन के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ तक देखिए 2 4 6 10 तो 12 6 18। तो यहाँ पर 3d 3 4s2। इसके बाद क्रोमियम है Cr 24, इसका हो जाएगा कितना Ar 18। इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो है एक्सेप्शन है, अर्थात 3d होना चाहिए 4 बट होता क्या है 3d 5 और इसके बाद 4s1। फिर मैग्नीज है 25, इसका क्या हो जाएगा 3d 5 4s2। मैग्नीज के बाद आयरन 26, तो 3d कितना हो जाएगा 6 4s2। ऐसे होते हुए चला आएगा। फिर हम मान लेते हैं कॉपर है। कॉपर कितना होता 29, ये भी होना चाहिए कितना Ar 18 हो गया। 4s2 हम मान लेते हैं 18 दो कितना हो गया 20 और इसके बाद कितना हो जाएगा 3d 9 लिख सकते हैं। बट ये भी एक्सेप्शन का होता है, एक्सेप्शन है, अपवाद है ये भी। तो यहाँ पर क्या 3d 10 और 4s1 और लास्ट में क्या है जिंक 30। इसके बाद 3d 10 और क्या है 4s कितना हो जाएगा 2। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कि आपको बताया गया कि 3d इन तत्वों के जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो 3d n-1 d1 to 10 एंड ns1 to 2। मतलब 1 से 2 इलेक्ट्रॉन s में रहेंगे और उसके बाद जो d में होगा वो 1 से लेकर के कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए ये हो गया 3d 1 और 4s2। इसी तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे बनाए जाएंगे। इस तरह से हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं।
इसके बाद हम द्विबलाक तत्वों में, जैसे कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, उसके बाद धात्विक गुण हो गया इनका, जैसे आपको बताया गया कि सभी तत्व क्या हैं, उच्च गलनांक क्वथनांक वाले, उच्च त्वरण क्षमता वाले क्या होते हैं, धातुएं होती हैं। इसके बाद है गलनांक एवं क्वथनांक, द्विबलाक तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक। तो इन तत्वों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वह क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इन तत्वों के द्विबलाक के तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और इसका कारण क्या होता है कि इनका जो गलनांक एवं क्वथनांक होता है, क्योंकि इसमें धात्विक बंध कार्य करता है, धात्विक बंध कार्य करने के कारण से इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और डी सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण से इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ पर क्या होता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। द्विबलाक तत्वों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो, इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, जिसके कारण से इनके गलनांक एवं क्वथनांक जो होते हैं वह उच्च होते हैं। और दूसरी बात यह है कि द्विबलाक तत्वों में यहाँ पर देखिए, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा तत्व का गलनांक एवं क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। डी सब सेल में, डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना ही अधिक होगा उनमें जो होता है वो उसका गलनांक उतना ही उच्च होता है, गलनांक एवं क्वथनांक उतना ही उच्च होता है। और जैसे जैसे इनकी पेयरिंग होती जाती है, जैसे मैग्नीज के बाद हम बात कर लें, मैग्नीज के बाद जो होते हैं धीरे धीरे ये जो डी सब सेल होता है वो पेयर होने लगता है, भरने लगता है, जिसके कारण से तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, डी मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा रहेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना ही ज्यादा रहेगा तत्व का उसी के अनुसार जो होता है गलनांक एवं क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब डी सब सेल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, या हम कह सकते हैं संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ इनका गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है वो बढ़ता है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है अर्थात जब इनकी पेयरिंग होने लगती है, इनका भराव होने लगता है, तो पेयरिंग होने के कारण से तत्वों के गलनांक और क्वथनांक में क्या आ जाती है, वो कमी आ जाती है। इसके बाद है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन